तो बच्चों अभी तक हम कल पिछले लेक्चर में अपने देख चुके हैं। सबसे पहले हमने चीजें यहाँ से शुरू करी थी कि फिजिक्स है क्या, है ना, क्यों पढ़ना चाहिए। तो फिजिक्स जो है वो है क्या। तो लिखा था मैंने ऊपर कि जो फिजिक्स है वो क्या है, प्रकृति का अध्ययन करना ही क्या है फिजिक्स। हमारे नेचर में जो जो भी चीजें हो रही हैं उन सभी के बारे में जानने को ही हम क्या कहेंगे, फिजिक्स, है ना। हमारी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उन सबको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स। तो हमारा जो नेचर है उसमें इंद्रधनुष क्यों बन रहे हैं, ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। या फिर किसी, अगर मैं गेंद को फेंकूं तो मुझे एक किसी एंगल पे क्यों फेंकना पड़ता है, लगभग जिसको बोलते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे क्यों फेंकना पड़ता है बॉल को, कि जिससे ज्यादा दूरी पे जाए, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको एक्सप्लेन फिजिक्स से किया जा सकता है ना। तो यहाँ से चीजें शुरू करी थी। उसके बाद समझा था हमने कि जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी दो स्टेट्स होती है, ठीक है, एक रेस्ट और एक मोशन। उसके बाद हमने समझा था क्या कि डिस्टेंस क्या होता है ना। और उसके बाद देखा था कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता था, है ना। वेक्टर का मैंने एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल भी दिया था फोर्स का, है ना, कि जहां पे मैंने बोला था कि एक अगर कोई बोतल है, ठीक है, ये कोई अगर बोतल है, सपोज करो इस टाइप की, अगर, और इसका एक कैप है, ठीक है, एक कैप है इसका। तो अगर इस बोतल के ढक्कन को अगर मुझे खोलना है तो उसके लिए मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी ना इसको खोलने के लिए। तो सपोज करो मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, सपोज करो। तो ये 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो इसकी जरूरत तो पड़ेगी यहाँ पे बताने के लिए कि इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे। लेकिन दूसरी बात, एक डायरेक्शन भी है यहाँ पे, किस वो इस, जैसे मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कल, ये वाला एग्जांपल दिया था कल कि अगर इसको अगर मुझे खोलना है तो इसमें कुछ फोर्स तो लगानी पड़ेगी। सपोज करो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि एक डायरेक्शन भी फिक्स है। अगर मैं इसको ऐसे घड़ी की दिशा में खोलने की कोशिश करूंगा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नहीं खुलेगा ये। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलूं तो ये तब खुलेगा। यानी कि डायरेक्शन भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो तुम, ऐसा नहीं होगा। जैसे टाइम है तो टाइम में तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम। लेकिन ये फोर्स है, इसमें एक डायरेक्शन फिक्स होगी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा मैं। तो देखो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, कितने न्यूटन की, 10 न्यूटन की। तो मैग्नीट्यूड हो गया 10 और डायरेक्शन हो गई ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये चीज समझ में आई कि भाई जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से शुरू किया था। उसके बाद हमने, उसके बाद जो अगला टर्म आएगा मेरा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन। इसको बोला जाता है विस्थापन। तो ये विस्थापन क्या होता है भाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये भी एक डिस्टेंस ही है, एक दूरी ही है। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ जाता है, बस डिस्टेंस, वो सॉरी डायरेक्शन जुड़ जाता है इसमें। तो जैसे लिखा ही होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज, डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी डायरेक्शन में इसके साथ क्या जुड़ जाती है, डायरेक्शन। यानी कि दूसरी जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, सबसे ज्यादा यूज यही वाली डेफिनेशन यूज होगी आगे से। कौन सी, कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है, विस्थापन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन भी लिखा है ना, यानी कि डायरेक्शन भी होगी उसकी एक, नहीं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या हो जाएगा फिर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विद डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन के साथ साथ, दिशा के साथ साथ। इसकी जो एसआई यूनिट है जिसको नापा जाता है वो मीटर में नापा जाता है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की भी जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर ही होती है, वैसे डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही, क्योंकि दोनों डिस्टेंस ही तो है भाई, ये भी डिस्टेंस ही है। लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, वो एक गिवन डायरेक्शन वाली डिस्टेंस है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा इसका, है ना। तो इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, इसके साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 केस लिए हैं, 1 2 3 4। इन 4 केसों को समझेंगे और इन 4 केसों से मुझे एक बहुत बड़ी चीज मिलेगी, ठीक है, मतलब कुछ मिलेगा मुझे। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
इन चार केसों को देखते हैं, इसमें मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो जो पहला केस है, केस वन में क्या हुआ कि कोई कार है, कोई बॉडी है ना, कोई वस्तु है, उसने चलना शुरू किया पोजीशन ए से और पहुंच गई बी पे। कितनी दूरी चल गई? 20 मीटर। फिर बी से सी पर चली 10 मीटर चल के। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से सी तक जाने में। तो जो डिस्टेंस होगा इस कार का, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 20 + 10, कितना? 30 मीटर। इतना ही डिस्टेंस तो चला इसने ए से सी तक जाने में। डिस्टेंस क्या होता था? पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, है ना, यानी कि पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई यानी कि रास्ते की लंबाई। तो रास्ता कितना लंबा है ए से सी तक जाने में? 20 + 10 यानी कि 30 मीटर। और यहाँ पे अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखो, जहां से बॉडी चलना शुरू करती है, जहां से वस्तु चलना शुरू किया, उसको बोला जाता है इनिशियल पोजीशन। क्या बोला जाता है? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसको बोला जाता है इनिशियल पोजीशन, यानी कि आरंभिक बिंदु, है ना। और उसके बाद जहां पे बॉडी जाके रुक गई, तो कहां पे जाके रुकी? यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है फाइनल पोजीशन। इसको बोला जाता है फाइनल पोजीशन, जहां पे जाके बॉडी रुक गई। तो मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट क्या? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? सपोज करो एक कोई पोजीशन है ए और एक पोजीशन है बी। अगर किसी आदमी को ए से बी तक जाना है तो उसके पास 3 रास्ते हैं माना। एक रास्ता है ये, एक रास्ता है ये, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, और ये है तीसरा रास्ता। तो सबसे कम दूरी कब चलनी पड़ेगी इस आदमी को ए से बी तक जाने में? जब वो आदमी ए से बी सीधे सीधे जाए, सीधे एक लाइन में जाए। इस ऐसे में जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ना। ये दूरी देखो इससे ज्यादा है, ये फिर और ज्यादा है। तो यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाती है? अगर ए से बी तक मैं एक सीधी लाइन मार दूं और उसको नाप दूं कितनी है ना। तो इसको अगर मैं सीधी लाइन मार दी मैंने और उसको नाप लूं तो ये सबसे छोटी दूरी होगी, है ना। ये सबसे बड़ी होगी, फिर ये उससे थोड़ी छोटी, फिर ये सबसे छोटी। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी होगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी तो सीधी रेखा तो है ही है। तो इसको नाप लिया मैंने, तो कितना हुआ? यहां से यहां तक 20 और यहां से यहां तक 10। तो यानी कि 20 और 10 30 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए से सी तक जाने में? 30 मीटर। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन लिख सकते हैं हम ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, पूरब दिशा की ओर जा रही है नहीं। अगर जहां से बॉडी चलना शुरू करती है, ठीक है, जहां से बॉडी चलना शुरू करती है, देखो आपने पढ़ा होगा ज्यामिति, है ना, जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, और इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसको बोला जाता है मूल बिंदु या इनिशियल पोजीशन। इसको बोला जाता है इनिशियल पोजीशन। तो बॉडी जहां से चलना शुरू करती है उसको बोला जाता है इनिशियल पोजीशन। जैसे बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया इस कार ने, तो इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई ये, यानी कि यहां पे है बॉडी अभी। और यहां से किस तरफ जा रही है? दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ बोले तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना। यहां से देखो, यहां से यहां पे है कार, जहां पे होती है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। किस तरफ जा रही है? दाहिनी तरफ, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो बोलेंगे हम कि जो कार का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 30 मीटर है। लेकिन इन इसको बोलते हैं ईस्ट, है ना, पूर्व दिशा, है ना, और इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इसको बोलते हैं साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और ये है ईस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ा, साथ साथ यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं समझ जाऊंगा कि बार बार मैं डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, बार बार मैग्नीट्यूड लिख लूंगा। ठीक है, डायरेक्शन अपने आप समझ में आ जानी चाहिए। कैसे? अगर बॉडी फाइनली यहां से इधर जा रही है तो ईस्ट, इनिशियल पोजीशन से बाई तरफ जा रही है तो वेस्ट। ठीक है, ये चीज देखनी है बस। तो जैसे यहाँ इनिशियल पोजीशन से दाहिनी तरफ तो ईस्ट, अगर इनिशियल पोजीशन से बाई तरफ आती बॉडी तब तब क्या हो जाता? निगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है,
तो इतनी चीजें समझ में आ रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो केस वन में क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है कि उसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ी, इसके लिए डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ी। केस टू है, तो केस टू में क्या हुआ कि बॉडी ए से बी गई, फिर बी से सी गई, और सी से फिर कहां पे आ गई, बी पे। ए से बी तक गई 20 मीटर, बी से सी तक गई 10 मीटर, और फिर सी से बी तक 10 मीटर चल के फिर से बी पे आ गई। तो इस बार डिस्टेंस कितना हुआ इसका, जो इसकी दूरी थी, है ना, डिस्टेंस यानी कि जो दूरी थी इसकी, वो कितनी हो गई, 20 + 10 + 10, तो यानी कि 40 मीटर। और जो इसका विस्थापन था, है ना, जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, तो देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया क्या होता है, इनिशियल पोजीशन जहां से चलना शुरू किया और फाइनल पोजीशन जहां पे रुक गई। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, यही तो है 20 मीटर है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। ये है ना, ये डिस्टेंस दी है, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये देखो ये 20 मीटर है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। और इस बार अब ले लिया मैंने केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या हुआ कि बॉडी ए से चलना शुरू करी, बी पे गई, फिर बी से सी पर, और फिर सी से चल के शुरू वहीं पे आ गई, कहां पे, ए पर। ए से बी तक चली 20 मीटर, फिर बी से सी तक चली 10 मीटर, और फिर सी से 30 मीटर चल के फिर वहीं पे आ गई ए पर। तो इस बार जो दूरी होगी वो दूरी क्या हो जाएगी, 20 और 10 30, और 30 और 30 60, 60 मीटर। 60 मीटर दूरी चल लिया इसका ए का, ए से चल के फिर ए तक आने में कितनी दूरी चली इसने, 20 और 10 30 और 30 60, 60 मीटर चल के फिर से यहाँ पे आ गई ये कार। लेकिन इस बार अगर जो इसका विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु भी ए ही है जहां से चलना शुरू किया, और फाइनली आ कहां पे गई, यहीं पे आ गई। तो यानी कि प्रारंभिक बिंदु भी ये ए ही है और अंतिम बिंदु भी है ए। तो यानी कि इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। भाई किसी बिंदु की, ये कोई बिंदु है ए, इस बिंदु की इसी बिंदु से कितनी दूरी कितनी होगी, 0 भाई। भाई किसी पॉइंट की उसी पॉइंट से दूरी कितनी होती होगी, 0 यार। तो वही यहाँ पे भी होगा 0। अब केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या किया कि बॉडी यहां से चलना शुरू की, कहां से, ए से चल के शुरू गई, बी पे 20 मीटर चल के, वही जैसे यहां जा रही थी, बी से फिर सी पे पहुंची 10 मीटर चल के, लेकिन इस बार सी पे फिर से रुकी नहीं, सी से 40 मीटर चल के क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन के बाईं तरफ यहाँ पे डी पे पहुंच गई। तो इस बार अगर दूरी पूछी जाए तो दूरी क्या होगी, तो दूरी क्या होती है, मार्ग की कुल लंबाई, तो मार्ग रास्ते की कुल लंबाई, तो रास्ता है ये, तो रास्ता है 20 मीटर + 10 मीटर 30, और 30 और 40 70 मीटर। तो कितनी दूरी चलाए, 70 मीटर। ए से सी और सी से डी तक जाने में कितनी दूरी चलाए कार, 70 मीटर। लेकिन इस बार अगर विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इनिशियल पोजीशन जहां से चलना शुरू किया, फाइनल पोजीशन जहां पे जाके रुकी, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो होगी, देखो ये न्यूनतम दूरी यही तो होगी। और ये कितनी होगी ये, कि इस पूरे में से इतना घटा दो, तो ये पूरा है 40, और 40 में से ये 30, 20 और 10 30, इसको घटा दो तो कितना बचा, 10 मीटर। तो यानी कि विस्थापन कितना हो गया, 10 मीटर। लेकिन यहाँ पे देखो, जो इनिशियल पोजीशन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी, देखो जहां से बॉडी चलना शुरू करती है उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, है ना, इनिशियल पोजीशन। और अगर फाइनली बॉडी इनिशियल पोजीशन के बाई तरफ चलती है तो वहां वो होता है निगेटिव, है ना, या क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मानाते हैं, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस होता है भाई, एक्स डैश, और इधर होता है एक्स। और अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन के दाहिनी तरफ, जैसे यहाँ देखो इनिशियल पोजीशन के दाहिनी तरफ ही थी बॉडी फाइनली, लेकिन इस बार यार इनिशियल पोजीशन के बाई तरफ आ गई, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, जो बॉडी आ गई वो फाइनली यहाँ पे आ गई है निगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या चिन्ह लगा लूंगा, एक निगेटिव का। निगेटिव क्या दिखा रहा है, निगेटिव ये दिखा रहा है कि जो बॉडी है वो फाइनली कहां पे आ गई, इस इनिशियल आरंभिक बिंदु के बाई तरफ, इनिशियल पोजीशन के बाई तरफ। देखो ए तो यहाँ पे था, इससे बाई तरफ ही तो आ गया है, इनिशियल पोजीशन है ये,
ये, और इससे बाईं तरफ आ गया इधर, ठीक है, 40 मीटर चल के। तो कितना हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, -10 मीटर, ठीक है। तो यहां से कुछ चीजें हमें समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, मीटर जो डिस्टेंस की होती है। और जो ये जो कैसी क्वांटिटी, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है क्या ये, हाँ, क्योंकि इसको मैं नाप सकता हूँ यार, है ना। तो ये इसलिए फिजिकल क्वांटिटी, और कैसी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है ना, और डायरेक्शन भी होती है इसमें, तभी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब क्या करेंगे हम कि इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखेंगे कि क्या अंतर होता है इसमें, ठीक है। इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है लग तो एक जैसे रहे थे, लेकिन कुछ अंतर है क्या इसमें। तो इन चार एग्जाम्पल, चार केसों से हमने देखा, वही चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरफ लिख रहा हूं मैं दूरी, यानी कि डिस्टेंस, है ना, और इस तरफ मैं लिखूंगा, इस तरफ लिखूंगा विस्थापन, कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है ना, जो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो सबसे पहले जो अंतर दिखा मुझे, है ना, सबसे पहली चीज क्या दिखी मुझे, कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, देखो हर बार पॉजिटिव आ रही है। यहाँ भी देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी दूरी पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव यानी कि इसके आगे प्लस का चिन्ह है ना, निगेटिव का चिन्ह नहीं है, पॉजिटिव है। यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव ही आ रही है डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस पॉजिटिव ही आ रही है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, या फिर ये कहूं दूरी का जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यही तो है ना भाई, ये 30 क्या है, मैग्नीट्यूड आंकिक मान है ना। इसका जो जो परिमाण होता है ना, दूरी का मैग्नीट्यूड हमेशा का परिमाण हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, देखो हर बार पॉजिटिव है। यहाँ पे भी डिस्टेंस +30 मीटर है, यहाँ पे भी +40 मीटर, यहाँ पे भी +60, यहाँ पे भी प्लस, ये कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए कि दूरी का जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये जो अंकों में लिखा होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। कैसा होता है, हमेशा धनात्मक। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखो धनात्मक भी है, यहाँ पे प्लस भी है कि नहीं है, और दूसरी बात है जीरो भी है, और तीसरी बात है निगेटिव भी है ना। तो जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है उसका परिमाण, विस्थापन का परिमाण जीरो, है ना, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, व निगेटिव भी हो सकता है। जीरो, पॉजिटिव व निगेटिव हो सकता है। तो एक अंतर तो ये आ गया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कि जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक आ रही है, देखो। लेकिन जो विस्थापन है वो कहीं पे जीरो भी आती है, कहीं पे निगेटिव भी आती है, और कहीं पे पॉजिटिव भी आती है, देखो। तो वही मैंने लिख दिया, एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया इसमें, दूसरा अंतर यह है कि जो दूरी है वो क्या है, एक सदिश राशि है ना, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश, है ना, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। जबकि जो दूरी है भाई, इसको दिखाने के लिए देखो यार, खाली इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है ना, तो इसीलिए जो दूरी है वो क्या है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, वो क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश यानी कि वेक्टर, वेक्टर राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब, ठीक है। तो एक अंतर ये हो गया, दूसरा अंतर, ठीक है, एक और दो। अब है तीसरा,
जो इनकी यूनिट है, यूनिट तो दोनों की सेम ही है, तो तीसरा अंतर ये भी लिख सकते हैं ना, एसआई यूनिट मतलब दूरी की, दूरी का एसआई यूनिट या एसआई मात्रक मीटर होता है ना, मीटर जिसको एम से दिखाते हैं, मीटर होता है। और इसका भी क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका भी जो एसआई मात्रक होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक, इसका भी क्या होता है, मीटर ही होता है ना, लिख सकते हैं आगे से, है ना, मीटर होता है विस्थापन का एसआई मात्रक। ठीक है, तो ये वो मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है इतना कि आगे ये रहेगा। ठीक है, कि मतलब विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम इन तीन चार चीजों से समझ चुके हैं। ठीक है, और एक एक अंतर तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, कि चौथा अंतर ये हो जाएगा कि जो दूरी है वो क्या है, तो वो है किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई, कोई क्या कहा जाता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को क्या बोला जाता है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई, है ना, कुल मार्ग की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। जबकि जो विस्थापन है ये क्या है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी विद डायरेक्शन, जिसमें साथ में दिशा भी हो, है ना, विद डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चार अंतर मैंने लिख दिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने पहले यहाँ पे समझा दिया, उसके बाद देखो अंतर अपने आप लिख पाए हम जब मैंने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, तो दूरी क्या है, दूरी का जो परिमाण होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, इसका भी एसआई मात्रक। और ये दूरी क्या होती है, दूरी द्वारा तय की, वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई दूरी होती है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विद डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। और एक सबसे बड़ा अंतर जो मैं लिखना भूल गया, ठीक है, तो जो जो पांचवा अंतर है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, जो पांचवा अंतर है, एक चीज हमने देखी, जो देखो डिस्टेंस जो है वो हमेशा, डिस्टेंस देखो हमेशा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे तो बराबर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ पे भी बड़ी है, यहाँ पे भी बड़ी है भाई, -10 से बड़ा होता है ना, -70। तो जो जो विस्थापन होता है ना, जो विस्थापन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा अंतर क्या लिख सकता हूं, कि दूरी का परिमाण, है ना, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, दूरी का जो परिमाण होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के परिमाण से, है ना। तो दूरी का परिमाण, दूरी का मैग्नीट्यूड, है ना, दूरी का परिमाण हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, बड़ा या बराबर होता है। देखो दिख ही रहा है ना यहाँ पे, कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर है या डिस्टेंस उससे डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। देखो यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस बड़ी है, तो बड़ी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होता है, किससे, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के परिमाण से। और इसी का उल्टा यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, कि जो विस्थापन का परिमाण होता है वो दूरी के बराबर या दूरी से हमेशा छोटा होता है। भाई इसका उल्टा यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि दूरी का परिमाण हमेशा विस्थापन के परिमाण से बड़ा या बराबर होता है, उसी तरह यहाँ पे लिख सकता हूं कि विस्थापन का परिमाण दूरी के परिमाण के बराबर या हमेशा या छोटा होता है ना, ये लिख सकता हूं। तो ये पांच पांच पॉइंट बहुत हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये इतनी सारे डिस्टेंस हो जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जरा वो अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे।
हम्म। तो ठीक है, अब जरा कुछ एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, और जिससे फिर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का और अच्छे से अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ चुका है बच्चे से, बहुत बहुत 3-4 केस भी देख ले जिसमें हमने बारी बार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, ठीक है। हम्म। एक एग्जांपल और दे लेता हूं जिससे कि और समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे किसी आदमी को पोजीशन ए पे खड़ा है और उसे पोजीशन बी पे जाना है, ठीक है। और या फिर ये कह लो कि अगर कोई एक ऐसा रास्ता है सर्कुलर, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कुलर रास्ता है, पाथ है, ठीक। और किसी आदमी को पोजीशन ए पे है और उसे पोजीशन बी पे जाना है, ठीक है। और सपोज करो इसका डायामीटर है 200 मीटर। किसका डायामीटर है? इस सर्किल का डायामीटर है 200 मीटर और उसे जाना है ए से बी पे, ठीक है। तो ए से बी पे अगर पूछा जाए यहाँ पे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये जो बंदा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जितना इस जितनी मतलब ये यहां से अगर चलेगा तो ये इतना इतनी डिस्टेंस तो चलेगा, है ना। या फिर यहां से चल ले कितना, तो टोटल लेंथ कितनी होती है ये भाई, एक सर्किल की जो टोटल लेंथ होती है इसके सरकमफेरेंस के बराबर, इसके परिधि के बराबर होती है ना। तो इसकी परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2πr। और ये चल रहा है आधा भाई, पर इतनी टोटल तो हो गई 2πr, तो यहां तक कितनी हो जाएगी, πr भाई, बटे 2πr/2 हो जाएगा ना। तो कितना बचा, πr। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, यानी कि से डिस्टेंस कितना चलना पड़ा, πr, है ना। πr बोले तो मतलब यार मान निकाल सकते हैं ना, पाई पाई 22/7 रख सकते हैं और r कितना हो जाएगा, ये है डायामीटर 200 मीटर। तो रेडियस कितना, त्रिज्या कितनी होती है डायामीटर का हाफ, तो डायामीटर है 200, इसका हाफ कितना हो जाएगा 100 मीटर यार, 100 कट जाएगा, है ना। तो 100 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 100, तो इससे कुछ मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी डिस्टेंस कि ए से बी तक कितनी दूरी चली उसने। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन है ये जहां से चलना शुरू किया, इनिशियल फाइनल पोजीशन कहां पे, जहां पे जाके रुकना है, तो ये है फाइनल पोजीशन। तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यही तो है ये 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 200 मीटर। तो शायद अब समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ और ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसके एनसीईआरटी के वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करी गई, है ना। ये कोई वस्तु है उसने कुछ दूरी तय की, सपोज करो ये कोई कार थी और ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच गई, कुछ दूरी तय करके 40 मीटर दूरी तय करके ये बी पोजीशन पे पहुंच गई। अब पूछ रहा है कि क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है अगर एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, ठीक है। तो क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है। तो सपोज करो मैंने माना कि ये जो बॉडी थी ए से बी गई और बी से फिर आ गई कहां पे, ए पे आ गई 40 मीटर दूरी तय करके, ठीक है। पहले तो ए से बी गई 40 मीटर तय करके, फिर बी से ए पे आ गई कितनी कितनी दूरी चल के 40 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे विस्थापन पूछूं यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल पोजीशन तो हो गई है और फाइनल पोजीशन भी हो गई क्या, यही। और किसी बिंदु की उसी बिंदु से जो दूरी होती है वो कितनी होती है 0। तो इस बार यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया 0, अभी देखा भी था पिछली बार केस, है ना। तो पूछ रहा है कि क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है अगर किसी बॉडी ने कुछ दूरी तय की। तो इसने दूरी कितनी तय की 40 और 40 80 मीटर। लेकिन क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है भाई, यस हो सकता है, हाँ हो सकता है। और पिछले वो जो 4 केस थे उनमें देखा भी था कि अगर किसी वस्तु ने कुछ दूरी तय की, डिस्टेंस तो कुछ सारी थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा था। और कैसे कैसे हो सकता है हमने देख भी लिया यहाँ पे, है ना। अब अगला सवाल है, एक अगला सवाल है बहुत प्यारा सा, ठीक है, उसे देखते हैं जरा।
कह रहा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर, है ना, कोई एक किसान है और वो क्या कर रहा है कि एक 10 मीटर का कोई स्क्वायर, मतलब उसका जो खेत है वो कैसा है, स्क्वायर के शेप में है, यानी कि वर्गाकार है। और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, तो अगर ये 10 मीटर है तो सभी क्या हो जाएंगी, 10-10 मीटर की भाई, है ना। तो ऐसी क्या है, वर्गाकार खेत है। अब कह रहा है कि इस वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 मिनट में एक चक्कर लगाता है। सपोज करो किसान खड़ा है पोजीशन ए पर, इसके नाम रख दिए मैंने ए बी सी और डी, इस स्क्वायर का नाम रख दिया ए बी सी डी। सपोज करो वो जो किसान है वो पोजीशन ए पर है, जब वो पोजीशन ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुंचा, फिर बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए पे आ गया, तो ये पूरा चक्कर हो गया ना कि जहां से चलना शुरू किया वहीं से, यहां से चलना शुरू किया और फिर घूम के यहीं पे आ गया, तो इसको एक चक्कर बोलेंगे हम। तो एक चक्कर में उसे कितना टाइम लगता है, एक चक्कर में टाइम जो लगता है वो 40 सेकंड लगता है, ठीक है। तो एक चक्कर में, ठीक है, इस किसान को एक चक्कर में समय कितना लगता है, 40 सेकंड, ठीक है। एक इस खेत का एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड। तो कह रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इस किसान का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो कि किसान यहाँ पे खड़ा है, ये सपोज करो यहाँ पे पोजीशन ए पे खड़ा है और पूछा गया कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लू, ये जो देखो यार, ये जो टाइम दिया है सेकंड में दिया है और ये किस में दिया है टाइम, मिनट और सेकंड में, तो क्या कर लू, पहले इसको मैं सेकंड में बदल लू। तो 2 मिनट में मुझे पता है कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 × 60 प्लस 20, तो कितने हो गए, ये हो गए 120 प्लस 20, यानी कि कितने, 140 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना, 140 सेकंड। देखो यार 2 मिनट को बदला तो 2 × 60, तो कितना 120 प्लस 20, तो 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकंड भाई, ठीक है। तो एक चक्कर में समय कितना लगता है इस किसान को, 40 सेकंड, है ना। या फिर ये कह लू कि इसका उल्टा कर देता हूं मैं कि 40 सेकंड का समय लगता है ना, 40 सेकंड का समय लगता है। तो चक्करों की संख्या कितनी होती है, एक, तब, है ना। 40 सेकंड में जो चक्कर है, चक्करों की संख्या कितनी है, एक। 40 सेकंड में कितनी चक्कर लगाता हो इस खेत के, एक। तो मैंने लिखा कि 40 सेकंड के समय में चक्करों की संख्या कितनी है, एक। इसलिए एक सेकंड में चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1/40 भाई, है ना। जैसे 5 पेनों की कीमत होती है 20 रुपए, और एक पेन की कीमत कैसे निकालता हूं मैं फिर, इसको ऊपर और इसको नीचे, है ना, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है ना कि 5 पेनों की कीमत 20 रुपए, तो एक पेन की 20/5 यानी कि 4 रुपए, तो वही यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ठीक है। कि 40 सेकंड के समय में चक्करों की संख्या है एक, तो इसलिए एक सेकंड में चक्करों की संख्या हो जाएगी 1/40। इसलिए कितने में, इतने में भाई, क्योंकि बताना कितने में, 140 सेकंड में, तो इसलिए 140 सेकंड में जो चक्करों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1/40 इंटू 140, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया है, 14/4। इसको और कैंसिल कर दिया यार, 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14, तो एक 2 से 7 कितनी बार कट जाएगा, 2 3.5, तो यानी कि चक्करों की संख्या कितनी आ गई, 3.5। भाई यार ये तो कैंसिल करना तो आता ही होगा, ठीक है। 2/7 को 2 बार कट गया, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 से 7 3.5 टाइम, ठीक है। 3.5 2 जब होता है 7, तो चक्करों की संख्या आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा लेगा,
3.5 यानी कि 3.5 चक्कर लगा लेगा। तो देखते हैं कि 3.5 चक्कर लगा के वो पहुंचता कहां पे है। तो देखो जहां से किसान चलना शुरू करता है उसको तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल पोजीशन, है ना। इनिशियल पोजीशन बोल सकता हूँ इसको, क्यों? क्योंकि यहीं से तो चलना शुरू किया इस किसान ने। मैंने मान लिया कि यहां से इसने चलना शुरू किया। अब वो चक्करों की संख्या कितनी आ गई? 140 सेकंड में 3.5। तो देखो जब एक चक्कर लगाएगा तो कहां पे पहुंचेगा? एक चक्कर में यहाँ पे पहुंचा ए पर, है ना। एक चक्कर लगाएगा तो देखो पूरा चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया तो फिर ए पे पहुंचा, फिर दूसरा चक्कर लगाया तो फिर ए पे पहुंचा, फिर तीसरा चक्कर लगाया तो फिर ए पे पहुंचा। और अब कितना लगाना है? हाफ चक्कर। तो यहाँ पे पहुंच गया कहां पे? सी पे। देखो 3.5 चक्कर आए ना 140 सेकंड में, तो एक चक्कर तो हो गया। देखो एक, फिर 2, फिर 3, और अब कितना लगाना है? हाफ, है ना। तो हाफ कहां तक हो जाएगा? ये यहां तक, सी तक। तो यानी कि फाइनली कहां पे पहुंचा है? सी पे। तो ये क्या होगा? इसकी फाइनल पोजीशन। क्या होगा ये? फाइनल पोजीशन। तो देखो इनिशियल पोजीशन भी पता लग गई और फाइनल पोजीशन भी पता लग गई, है ना। तो चक्करों की संख्या क्यों निकाली मैंने? कि जिससे मुझे क्या पता चल जाए कि फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन कहां पे, ये पता चल जाए। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे पता है जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, है ना। तो अब अगर मुझे ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? एक सीधी लाइन मार दूंगा ना, जैसे मैंने बताया था कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, उनको एक सीधी लाइन से मिला दो। तो ये मिला दिया मैंने, है ना। अभी जाहिर सी बात है अगर ये वर्ग है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, है ना। सभी सभी कोनों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो अब मैंने इसको यहाँ अलग ले आया, इस राइट एंगल ट्राइंगल को, है ना, समकोण त्रिभुज को यहाँ पे ले आया मैं। तो ये कुछ ऐसा है, सी, बी और ए, है ना। ए है इनिशियल पोजीशन और सी है फाइनल पोजीशन। ए बी है 10 और बी सी भी है 10 मीटर। अब मुझे निकालना क्या है? ए सी। भाई ए सी तो निकालना ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ए सी। तो मुझे पता है ये कैसा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बाई पीजीटी, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ए सी का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार है ए बी स्क्वायर प्लस लंब है कितना? बी सी, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी तो निकालना है, ए बी कितना है? तो ए बी है 10, इसका होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है? तो वो भी है 10, इसका होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया मेरा? 10 का होल स्क्वायर, है ना। 10 स्क्वायर कितना होता है? 100, 10 दशमलव की 100। वैसे ही 10 इंटू 10, है ना। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 10 स्क्वायर मतलब होता है ये भी फिर से 100। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 200, है ना। अब 200, अब ए सी कैसे आ जाएगा? तो ए सी आ जाएगा √200। अब इसको जरा निकाल लेते हैं ना। तो वैसे तो 10√2 आएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस ये आ जाएगा 250, 225 और 5 और ये इतना, ठीक है। तो क्या बचा? एक तो ये बना और एक ये बना, ये। तो 5 दूनी 10, तो ये 5 दूनी 10 और क्या बचा यहाँ? 2। तो इसको अंडर रूट में, तो ए सी क्या आ गया? इतना मीटर, है ना। तो 140 सेकेंड में इस किसान द्वारा जो इसका जो विस्थापन हुआ वो कितना आया? 10√2 मीटर। ये 10√2 मीटर। तो ये कितना आया? 10√2 मीटर, ठीक है। तो एक किसान का जो विस्थापन था कितने टाइम में? 140 सेकेंड में, 3.5 चक्करों में कितना था इसका? 10√2 मीटर, ठीक है। तो यार अब तो थोड़ा समझ में आ ही गया होगा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। और इस पे हमने एक सवाल भी लगा लिया। अब इस पे अगला जो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन का जो अगला वो है, अगला पार्ट है, उसमें पूछा गया कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछा गया, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला दिया है ए वाला। ठीक, ए में बोला गया कि यह शून्य नहीं हो सकता। तो क्या विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है क्या? तो हो सकता है भाई। जब कोई बॉडी जब कोई बॉडी जहां से चलना शुरू कर दी थी और चल के फिर वहीं पे आ जाए, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता था? जीरो, है ना। तो इसका आंसर शून्य नहीं हो सकता। तो ये यानी कि कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स, गलत है। ठीक है। उसके बाद है अगला, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है किसका? विस्थापन का। वो कह रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता यार। भाई सपोज करो ए बॉडी थी, वो ए से बी गई 2 मीटर, ठीक है, और बी से सी पे आ गई फिर 2 मीटर, बी से फिर ए पे आ गई सपोज करो। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालू तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 और 2 4 मीटर। और इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू तो कितना हो गया? जीरो। तो क्या यार, क्या ये डिस्प्लेसमेंट इससे बड़ा होगा क्या? नहीं होगा, है ना। बराबर हो सकता है कभी, वो भी कब होगा? जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाए, है ना। तो देखो ये, अगर यहाँ पे निकालो तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर होगा, है ना, मैग्नीट्यूड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो यार इतनी सारी चीजें हो गई। और अब आगे हम देखेंगे क्या? वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी।